अध्याय 25 भाग 2। बहुत सारी चिंताएं और बहुत सारे काम थे। होमवर्क अविश्वसनीय तेजी से बढ़ गया था। फिफ्थ ईयर के विद्यार्थी अक्सर आधी रात के बाद तक होमवर्क करते रहते थे। होमवर्क के अलावा डीए की खुफिया मीटिंग्स और स्नैप का प्रशिक्षण था। इन सभी बातों में जनवरी बड़ी तेजी से गुजर गया। हैरी को पता चल पाए इससे पहले ही फरवरी आ गया। इसके साथ ही ज्यादा गर्म मौसम आ गया और उस सत्र की हॉग्समीड की दूसरी यात्रा भी। जो के सामने हॉग्समीड चलने का प्रस्ताव रखने के बाद हैरी को जो से बातचीत करने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया था। लेकिन अचानक उसके सामने ये सवाल आ गया कि वो उसके साथ पूरा वैलेंटाइन डे कैसे बिताएगा। 14 तारीख की सुबह वो बड़े ध्यान से तैयार हुआ और वो और रॉन उल्लुओं के आने के समय नाश्ता करने पहुंचे। हेडविग वहां नहीं थी और हैरी को उसके आने की उम्मीद भी नहीं थी। टेबल पर बैठते समय उन्होंने देखा कि हरमाइनी एक अपरिचित भूरे उल्लू की चोंच से चिट्ठी निकाल रही। समय भी हो गया था, अगर ये आज नहीं आती, उसने कहा और उत्सुकता से लिफाफा फाड़कर एक छोटा सा चर्म पत्र बाहर निकाला। उसकी आंखें तेजी से संदेश पर दौड़ी और उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। उसने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, सुनो हैरी, ये सचमुच महत्वपूर्ण बात है। क्या तुम मुझसे दोपहर के समय थ्री ब्रूमस्टिक्स में मिल सकते हो? क्या पता, हैरी ने अनिश्चितता से कहा। जो उम्मीद कर रही होगी कि मैं पूरा दिन उसके साथ बिताऊं। हमारे बीच इस बारे में बातचीत नहीं हुई है कि हम क्या करने वाले हैं। अगर लाना पड़े तो उसे भी साथ ले आना, हरमाइनी ने व्यग्रता से कहा। लेकिन तुम जरूर आना। अच्छा, ठीक है, लेकिन क्यों? मेरे पास अभी बताने का समय नहीं है। मुझे इसका जल्दी से जवाब देना है। इतना कहकर वो तेजी से बड़े हॉल से निकल गई। उसने एक हाथ में चिट्ठी पकड़ी हुई थी और उसके दूसरे हाथ में टोस्ट का टुकड़ा था। तुम चल रहे हो? हैरी ने रॉन से पूछा, लेकिन उसने उदास होकर अपना सिर हिला दिया। मैं हॉग्समीड बिल्कुल नहीं आ सकता। एंजेलिना पूरे दिन प्रैक्टिस करवाना चाहती है, जैसे इससे कोई मदद मिलेगी। हमारी टीम जितनी बुरी है उतनी मैंने कभी नहीं देखी। तुम्हें स्लोपर और कर्क को देखना चाहिए था। वे बहुत बुरे हैं, मुझसे भी बुरे। उसने एक बहुत लंबी आह भरी। क्या पता, एंजेलिना मुझे इस्तीफा देने क्यों नहीं देती है, हैरी ने चिढ़कर कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तुम फॉर्म में होते हो तो अच्छा खेलते हो। रॉन के प्रति सहानुभूति दिखाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो मेहनतकश के खिलाफ होने वाली आगामी मैच में खेलने की कोई भी कीमत देने को तैयार था। रॉन हैरी की भावनाएं समझ गया, इसलिए उसने नाश्ते के दौरान क्विडिच का दोबारा जिक्र नहीं किया। इसके बाद दोनों ने थोड़े ठंडेपन से एक दूसरे से विदा ली। रॉन क्विडिच पिच की तरफ बढ़ गया और हैरी चाय की चम्मच के पीछे अपना प्रतिबिंब देखते हुए अपने बाल सीधे करने की कोशिश करने लगा। फिर वो चो से मिलने के लिए अकेला ही प्रवेश हॉल की तरफ चल दिया। वो बहुत घबरा रहा था और सोच रहा था कि वो उससे आखिर किस विषय पर बात करेगा। जो बलूत की लकड़ी के सामने वाले दरवाजे के पास उसका इंतजार कर रही थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके बाल एक लंबी पोनी टेल में बंधे थे। जब हैरी उसकी तरफ बढ़ा तो उसने अपने पैर शरीर से ज्यादा लंबे देखे। उसे अचानक ये भी एहसास हुआ कि उसके झूलते हुए हाथ कितने गड़बड़ दिख रहे होंगे। हाय, चो ने धीरे से हाँफते हुए कहा। हाय, हैरी ने कहा। वे एक पल के लिए एक दूसरे को एकटक देखते रहे। फिर हैरी बोला, अच्छा, तो चले? ओह हाँ। वे उन लोगों की कतार में शामिल हो गए जिन्हें फ्लिच साइन करके बाहर जाने दे रहा था। वे एक दूसरे की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। खुली हवा में पहुंचकर हैरी ने चैन की सांस ली। खड़े होकर अजीब दिखने के बजाय खामोशी के साथ साथ चलना ज्यादा आसान था। जब वे क्विडिच स्टेडियम के पास से निकले तो हैरी ने देखा कि रॉन और जिनी दर्शक दीर्घा के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे थे। बड़ी हसरत से उसने सोचा कि वो वहां पर उनके साथ क्यों नहीं था। चो ने कहा,
तुम्हें क्विडिच की बहुत याद आती होगी, है ना? हैरी ने मुड़कर देखा। जो उसे देख रही थी। हाँ, हैरी ने आह भरी। आती है? जो ने हैरी से पूछा। याद है जब हम थर्ड ईयर में पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेले थे? हम्म। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरा रास्ता रोक लिया था और वुड ने तुमसे कहा था कि तुम शराफत छोड़ दो और मुझे झाड़ू से गिरा दो, जो ने कहा और याद करते हुए मुस्कुराई। मैंने सुना है कि वो प्राइड ऑफ पोट्री के नाम की टीम से खेल रहा है। क्या ये बात सही है? नहीं, वो पडलमियर यूनाइटेड टीम से खेल रहा है। पिछले साल वर्ल्ड कप के दौरान वो मुझे मिला था। ओह, मैंने भी तुम्हें वहां देखा था, याद है? हम लोग एक ही कैंप साइट पर थे। वर्ल्ड कप अच्छा था, है ना? क्विडिच वर्ल्ड कप का विषय थोड़ी देर तक चलता रहा और उन्हें गेट से बाहर तक ले गया। हैरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो से बात करना कितना आसान था। दरअसल उतना ही आसान जितना कि रॉन और हरमाइनी से बात करना था। उसे अभी अभी आत्मविश्वास और खुशी का एहसास हुआ ही था कि तभी नागशक्ति की लड़कियों का एक झुंड उनके पास से गुजरा, जिसमें पैंसी पार्किंसन भी थी। पॉटर और चैंग, पैंसी ने बाकी लड़कियों की खीखी के साथ बीच में कहा। ओह चैंग, मुझे तुम्हारी पसंद अच्छी नहीं लगी। कम से कम डिगोरी अच्छा तो दिखता था। लड़कियां तेजी से आगे चली गई। वे बीच बीच में मुड़कर हैरी को और जो को देखती जा रही थी। इसके साथ ही वे बोलती और चीखती भी जा रही थी। जो और हैरी के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। हैरी को क्विडिच के बारे में कोई और बात नहीं सोची। उधर जो का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वो अपने पैरों की तरफ देखती रही। हॉग्समीड में दाखिल होते ही हैरी ने पूछा, तो कहाँ चले? हाई स्ट्रीट विद्यार्थियों से भरी हुई थी, जो फुटपाथ पर चलते समय दुकानों के कांच के अंदर झांक रहे थे। कहीं भी चलते हैं, चोर ने कंधे उचकाते हुए कहा। पहले दुकानों पर नजर डाल लें। वे दरवेश और बेंचन्स की तरफ गए। उसकी विंडो पर एक बड़ा पोस्टर लगा था, जिसे हॉग्समीड के कुछ लोग देख रहे थे। हैरी और चो के पास पहुंचने पर वे एक तरफ हट गए। सामने 10 फरार प्राणभक्षियों की तस्वीरें लगी थीं। जादू मंत्रालय के आदेश से छपे इस पोस्टर में यह ऐलान था कि जो जादूगरनी या जादूगर इनमें से किसी फरार कैदी को पकड़ने के बारे में जानकारी देगा, उसे 1000 गैलियन पुरस्कार दिया जाएगा। ये अजीब है ना? जो ने प्राणभक्षियों की तस्वीर को देखते हुए कहा। याद है जब सीरियस ब्लैक भागा था तो उसकी तलाश में दमपिशाच पूरे हॉग्समीड में मंडरा रहे थे। और अब 10 प्राणभक्षियों के फरार होने के बावजूद एक भी दमपिशाच नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हैरी ने कहा और अपनी आंखें बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज के चेहरे से हटाकर हाई स्ट्रीट पर नजर घुमाई। हाँ, ये अजीब है। उसे दम पिशाचों के हॉग्समीड में न होने पर जरा भी अफसोस नहीं था, लेकिन उसने अचानक सोचा कि उसका ना होना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने न सिर्फ प्राणभक्षियों को फरार होने दिया था, बल्कि वे उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अब सचमुच मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर थे। हैरी और चो ने देखा कि 10 फरार प्राणभक्षियों की तस्वीरें हर दुकान की विंडो में लगी हुई थीं। जब वे स्क्रिवन शेफ्ट की दुकान के पास से गुजरे तो बारिश होने लगी। ठंडे पानी की भारी बूंदें हैरी के चेहरे और गर्दन से टकराने लगी। जब बारिश थोड़ी तेज होने लगी तो चो ने पूछा, हम्म, कॉफी पीना पसंद करोगे? ठीक है। हैरी ने चारों तरफ देखा। पर कहाँ? ओह, यहाँ पर पास में ही एक बहुत अच्छी जगह है। तुम कभी मैडम पड़ी फुट की दुकान में गए हो? उसने उत्साह से पूछा और उसे एक बगल वाली सड़क पर ले गई। वहां पर एक छोटी
टी शॉप थी, जिसे हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक संकरी धुंध भरी छोटी जगह थी, जहां हर चीज झालर या डोरियों से सजी थी। हैरी को अम्बridge के ऑफिस की कड़वी याद आ गई। जो ने चहकते हुए पूछा, अच्छी है ना? हाँ, हैरी ने झूठ बोल दिया। देखो, उन्होंने इसे वैलेंटाइन डे के लिए खास तौर पर सजाया है। जो ने बहुत से सुनहरे देवदूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो हर छोटी गोलाकार टेबल के ऊपर मंडरा रहे थे और नीचे बैठे लोगों पर थोड़ी थोड़ी देर में गुलाबी कागज फेंक रहे थे। वे आखिरी खाली बची टेबल पर बैठ गए, जो धुंध भरी खिड़की के पास थी। चीलघात की क्विडिच टीम का कप्तान रॉजर डेविस सुनहरे बालों वाली एक सुंदर लड़की के साथ 1.5 फुट दूर बैठा था। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। इससे हैरी परेशान हो गया। टी शॉप में चारों तरफ सिर्फ जोड़े ही थे जो एक दूसरे का हाथ थामे थे। शायद जो उम्मीद कर रही होगी कि वो भी उसका हाथ थाम ले। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए क्या लाऊं? मैडम पड़ी फ्रूट ने पूछा। वे काफी मोटी थी, इसलिए उन्हें उनकी और रॉजर डेविस की टेबल के बीच में निकलने में थोड़ी दिक्कत हुई। जो ने कहा, 2 कॉफी। जब तक कॉफी आई तब तक रोजर डेविस और उसकी गर्लफ्रेंड शक्कर के कटोरे के ऊपर एक दूसरे को चूमने लगे। हैरी सोच रहा था कि काश वे ऐसा ना करें। उसे महसूस हुआ कि डेविस एक मिसाल पेश कर रहा था और जो भी उसे ऐसा करने की ही उम्मीद करेगी। उसे अपना चेहरा गर्म लगने लगा। उसने खिड़की से बाहर घूरने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इतनी धुंध थी कि बाहर की सड़क नहीं दिख रही थी। जो की तरफ देखने के पल को टालने के लिए उसने छत की तरफ देखा, जैसे उसके पेंट की जांच कर रहा हो। ऊपर बैठे देवदूतों ने उसके ऊपर मुट्ठी भर गुलाबी कागज फेंक दिए। इस तरह कुछ मिनट बीत गए। फिर जो ने अम्बridge का जिक्र छेड़ दिया। हैरी राहत के साथ इस विषय पर बात करने लगा। दोनों ने उन्हें बुरा भला कहा, जिसमें कई सुखद मिनट गुजर गए। बहरहाल, डीए मीटिंगों के दौरान इस विषय पर इतनी ज्यादा बातचीत हो चुकी थी कि ये ज्यादा देर नहीं चल सकता था। एक बार फिर खामोशी छा गई। हैरी को पास वाली टेबल में चूमा चाटी की आवाजें आ रही थी। उसने कुछ कहने के लिए चारों तरफ विषय की तलाश की। सुनो, क्या तुम मेरे साथ लंच के समय 3 ब्रूमस्टिक्स चलोगी? मैं वहां हरमानी ग्रेंजर से मिलने जा रहा हूँ। जो ने अपनी भौहें उठाई। तुम हरमाइनी ग्रेंजर से मिलने जाओगे? आज? हाँ। देखो, उसने मुझसे मिलने को कहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मिल ही लूं। क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? वैसे उसने कहा था कि अगर तुम नहीं भी आओगी तो भी चलेगा। ओह, देखो, ये तो उसने बहुत अच्छा किया। लेकिन चो की आवाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके विपरीत उसका बोलने का अंदाज ठंडा था और अचानक उसका चेहरा थोड़ा सख्त दिखने लगा। कुछ मिनट खामोशी से गुजर गए। हैरी ने अपनी कॉफी इतनी तेजी से खत्म की कि उसे जल्दी ही एक और कप की जरूरत पड़ गई। उनके पास बैठे रोजर डेविस और उनकी गर्लफ्रेंड के होंठ तो जैसे चिपके ही हुए थे। जो का हाथ उसकी कॉफी के पास टेबल पर रखा हुआ था। हैरी उसे पकड़ने का जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह काम कर दो। दहशत और रोमांच की मिलीजुली भावनाओं का सोता उसके सीने में बहने लगा। उसने सोचा, बस हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लो। आश्चर्यजनक बात यह थी कि अपने हाथ को 12 इंच बढ़ाकर चो का हाथ छूना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसके बजाय तो हवा में तेजी से उड़ती हुई सुनहरी गेंद को पकड़ना आसान था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया ही था कि जो ने अपना हाथ टेबल के नीचे कर लिया। अब वो रोजर डेविस और उसकी गर्लफ्रेंड के चुंबन को दिलचस्पी से देख रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, 2 सप्ताह पहले रोजर ने मुझसे साथ आने के लिए कहा था। मैंने उसे मना कर दिया था। हैरी ने टेबल के पार हाथ बढ़ाने के बहाने को छिपाने के लिए शक्कर के कटोरे को पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आया कि वो उसे ये बात क्यों बता रही है।
अगर वो चाहती थी कि वो पास वाली टेबल पर बैठी होती और रोजर डेविस उसे जी भर कर चूमता, तो फिर वो उसके साथ आने के लिए तैयार क्यों हुई थी? हैरी कुछ नहीं बोला। देवदूत ने उसके ऊपर एक बार फिर मुट्ठी भरकर गुलाबी कागज फेंके। कुछ कागज तो उस बची हुई ठंडी कॉफी से गिरे थे जिसे हैरी पीने ही वाला था। जो ने कहा, मैं पिछले साल सेड्रिक के साथ यहाँ आई थी। उसकी बात जिस पल हैरी को समझ में आई, उसका दिल बर्फ जितना ठंडा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस समय सेड्रिक के बारे में बात कर रही थी, जबकि उसके सामने उसके आसपास चूमते जोड़े थे और उनके सिर के ऊपर एक देवदूत तैर रहा था। जब जो दोबारा बोली तो वो थोड़ी ऊंची आवाज में थी। मैं तुमसे बहुत समय से एक बात पूछना चाहती थी हैरी। क्या सेड्रिक ने, क्या उसने मरने से पहले मेरा जिक्र किया था? यह दुनिया में आखिरी विषय था जिस पर हैरी बातचीत करना चाहता था। जो के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, नहीं, उसने धीरे से कहा। देखो, उसके पास कुछ कहने का समय ही नहीं था। अच्छा, तो क्या तुमने छुट्टियों में क्विडिच देखा? तुम तो टॉर्नेडोज की समर्थक हो, है ना? उसकी आवाज में नकली उत्साह भरा हुआ था। वो दहशत में आ गया जब उसने देखा कि जो की आंखों में दोबारा आंसू तैर रहे थे, जिस तरह क्रिसमस से पहले की आखिरी डीए मीटिंग के बाद तैर रहे थे। देखो, हैरी ने हताशा से कहा और झुककर इतना करीब आ गया ताकि कोई दूसरा उनकी बात न सुन पाए। हम इस वक्त सेड्रिक की बात नहीं करते हैं, हम किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन जाहिर है उसने गलत बात कह दी थी। मुझे लगा था, चोर ने कहा, और उसके आंसू टेबल पर फैलने लगे। मुझे लगा था कि तुम समझ जाओगे। मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत है। निश्चित रूप से तुम्हें भी इस बारे में बात करने की जरूरत है। मेरा मतलब है, तुमने इसे होते हुए देखा था, है ना? हर चीज किसी बुरे सपने की तरह गलत साबित हो रही थी। रोजर डेविस की गर्लफ्रेंड ने अपने होंठ छुड़ा लिए थे और रोती हुई चो को मुड़कर देख रही थी। हैरी फुसफुसाकर बोला, देखो, इस बारे में मैं रॉन और हरमाइनी से बात कर चुका हूं, लेकिन ओह, तुम हरमाइनी ग्रेंजर से तो जरूर बात करोगे, चो ने तीखी आवाज में कहा। उसका चेहरा अब आंसुओं से चमक रहा था। उसकी आवाज सुनकर कई और चुमने वाले जोड़े अलग अलग होकर घूरने लगे। लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करोगे। शा, शायद सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम बिल चुका दें और तुम जाकर हरमाइनी ग्रेंजर से मिल लो, जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो। हैरी हैरानी से उसे घूरता रहा जब उसने झालर वाला नैपकिन निकालकर अपना चेहरा पोंछा। जो, उसने धीरे से कहा, और सोचा कि काश रोजर अपनी गर्लफ्रेंड को पकड़कर एक बार फिर चूमने लगे ताकि वो उसकी और चो की तरफ ना देख पाए। अच्छा छोड़ो, उसने कहा, और अब वो नैपकिन में रोने लगी। जब तुम्हें मेरी बात दूसरी लड़कियों से मिलना था, तो फिर तुम मुझसे मिलने आई ही क्यों? हरमाइनी के बाद तुम और कितनी लड़कियों से मिलने वाले हो? अब ये बात नहीं है चो, हैरी ने कहा, और आखिर ये समझकर उसे राहत मिली कि वो किस बात से चिढ़ रही थी। वो हंस दिया। एक पल बाद ही उसे समझ में आ गया कि यह भी एक गलती थी। जो उछलकर खड़ी हो गई। पूरा टी रूम खामोश था और सभी लोग अब उन्हें देख रहे थे। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ हैरी, जो ने नाटकीय अंदाज में कहा। फिर वो हिचकियां लेती हुई दरवाजे की तरफ भागी और उसे झटके से खोलकर तेजी से बारिश में चली गई। जो, हैरी ने आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा झूलकर बंद हो चुका था। टी शॉप में पूरी खामोशी थी। सबकी निगाह हैरी पर टिकी हुई थी। उसने टेबल पर एक गैलियन फेंका, गुलाबी कागजों को अपने बालों से हटाया और चो के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। अब बारिश तेज हो चुकी थी और चो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हैरी समझ ही नहीं पाया कि गड़बड़ कहाँ हुई थी। आधा घंटा पहले तो दोनों की पटरी अच्छी जम रही थी। लड़कियां, वो गुस्से से बुदबुदाया और जेब में हाथ डालकर
बारिश में डूबी सड़क पर छप छप कर चलने लगा। आखिर वो सेड्रिक के बारे में बात क्यों करना चाहती थी? वो हमेशा ऐसा विषय क्यों खोजना चाहती थी जिससे वो नल की तरह आंसू बहा सके? वो दाईं तरफ मुड़ा और छप छप करके भागने लगा। कुछ ही मिनटों में वो थ्री ब्रूमस्टिक के दरवाजे पर पहुंच गया। वो जानता था कि हरमाइनी इतनी जल्दी नहीं आई होगी, लेकिन उसने सोचा कि वहां कोई तो मिलेगा जिसके साथ वो बीच का समय काट लेगा। उसने अपनी आंखों के सामने से गीले बाल हटाकर चारों तरफ देखा। हैग्रिड एक कोने में अकेला और उदास बैठा था। हाय हैग्रिड, हैरी ने कहा, और भरी हुई टेबलों के बीच से होता हुआ उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। हैग्रिड उछल पड़ा। उसने हैरी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे मुश्किल से पहचान पा रहा हो। हैरी ने देखा कि उसके चेहरे पर दो ताजे घाव और कई नई चोटें थी। ओह, तुम हो हैरी, हैग्रिड ने कहा। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, हैरी ने झूठ बोल दिया। हैग्रिड इतना उदास दिख रहा था कि हैरी अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताना चाहता था। फिर उसने पूछा, "अ, तुम ठीक हो?" हम, हैग्रिड ने कहा। ओ हाँ, हम बहुत बढ़िया हैं हैरी, बहुत बढ़िया। उसने अपनी बाल्टी जितने बड़े गिलास की गहराइयों में देखा और आह भरी। हैरी नहीं जानता था कि वो उससे क्या कहे। वे एक पल के लिए चुपचाप बैठे रहे। फिर हैग्रिड ने अचानक कहा, हम और तुम एक ही नाव में सवार हैं, है ना हैरी? अ, हैरी कुछ ना बोल पाया। हाँ, हमने ये बात पहले भी कही है। हम दोनों ही बाहरी लोग हैं, हैग्रिड ने समझदारी से सिर हिलाते हुए कहा। और दोनों ही अनाथ हैं। हाँ, दोनों ही अनाथ हैं। उसने अपने गिलास से एक बड़ा घूंट पी लिया। अच्छा परिवार होने से बहुत फर्क पड़ता है हैरी। हमारे डैडी जिंदा थे और तुम्हारे मम्मी डैडी भी अच्छे थे। अगर वे जिंदा होते तो जिंदगी अलग तरीके की होती, है ना? हाँ, ऐसा ही लगता है, हैरी ने सावधानी से कहा। हैग्रिड बड़े ही अजीब मूड में दिख रहा था। परिवार, हैग्रिड ने उदासी से कहा, चाहे तुम जो भी कहो, खूब महत्वपूर्ण होता है। और उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। हैरी के मुंह से आखिर निकल ही गया, हैग्रिड, तुम्हें चोटें कहां से लगी? "अ, कौन सी चोटें?" ये सब, हैरी ने हैग्रिड के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैग्रिड ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, ओह, ये तो सामान्य चोटें और घाव है हैरी। हमारा काम इसी तरीके का है। उसने अपना गिलास खाली करके टेबल पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। हम तुमसे मिलते हैं हैरी, अपना ध्यान रखना। वो दुखी दिखता हुआ शराब खाने से बाहर चला गया और तेज बारिश में ओझल हो गया। उसे जाते देखकर हैरी दुखी हो गया। हैग्रिड दुखी था। वो कोई चीज छिपा रहा था, लेकिन उसने मदद ना लेने का संकल्प कर लिया था। क्या हो रहा था? लेकिन उससे पहले कि हैरी इस बारे में आगे कुछ सोच पाए, उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। हैरी, हैरी, यहाँ आ जाओ। हरमाइनी दूर बैठकर उसकी तरफ हाथ हिला रही थी। वो उठकर खड़ा हुआ और भीड़ भरे शराब खाने में उसकी तरफ बढ़ा। थोड़े करीब पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि हरमाइनी अकेली नहीं थी। टेबल पर उसके पास दो और लोग बैठे थे। हरमाइनी के इन लोगों के साथ शराब पीने के लिए बैठने की सबसे कम संभावना थी। उनमें से एक थी लूना लवगुड और दूसरी थी रीटा स्कीटर, जो दैनिक जादूगर की पूर्व पत्रकार थी और हरमाइनी को बहुत नापसंद थी। तुम बहुत जल्दी आ गए हैरी, हरमाइनी ने कहा और थोड़ा सरकते हुए
उसे बैठने की जगह दी। मुझे लगा था कि तुम चो के साथ रहोगे। मुझे कम से कम 1 घंटे तक तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी। चो, रीटा ने तत्काल अपनी सीट से मुड़ते हुए कहा और हैरी को दिलचस्पी से देखने लगी। लड़की? उसने मगरमच्छ की खाल वाला हैंडबैग उठाया और उसमें कुछ टटोलने लगी। अगर हैरी 100 लड़कियों के साथ भी रहे तो भी तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हरमाइनी ने रीटा से ठंडेपन से कहा। इसलिए तुम इस समय उसे अंदर ही रहने दो। रीटा अपने बैग से हरी कलम बाहर निकालने ही वाली थी। यह सुनकर उसने झटके से अपना बैग बंद कर दिया। उसने इतना बुरा मुंह बनाया जैसे उसे जबरदस्त दुर्गंध द्रव पिला दिया गया हो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने बैठते हुए हरमाइनी से पूछा। रीटा ने अपने ड्रिंक का एक बड़ा घूंट लेते हुए कहा, जब तुम आए थे तब मिस आदर्श मुझे तुम्हारे बारे में बता रही थी। मुझे लगता है कि मुझे इससे बात करने की इजाजत तो है ना? उसने हरमाइनी से पूछा। हाँ, हरमाइनी ने ठंडेपन से कहा। बेरोजगारी रीटा को रास नहीं आई थी। जो बाल बड़े बड़े घूंगर में रहा करते थे अब बिखरे हुए और सीधे थे और उसके चेहरे के चारों तरफ लटके हुए थे। उसके 2 इंच लंबे नाखूनों पर लगा लाल पेंट उखड़ चुका था और उसके पंखदार चश्मे से 2 नकली रत्न गायब थे। उसने ड्रिंक का एक और बड़ा घूंट लेकर अपने मुंह के कोने से बोली, चो सुंदर है ना हैरी? हैरी के प्रेम प्रसंगों के बारे में एक भी शब्द कहा तो हमारा समझौता खत्म हो जाएगा, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। कौन सा समझौता? रीटा ने अपने हाथ के पिछले हिस्से में अपना मुंह पोंछा। तुमने अभी तक तो किसी समझौते का जिक्र नहीं किया, मिस आदर्श। तुमने तो मुझे बस यहां बुलाया था। ओह, एक ना एक दिन। उसने एक गहरी सांस खींची। हाँ हाँ, एक ना एक दिन तुम हैरी और मेरे बारे में बहुत सी भयंकर खबरें लिखोगी, हरमाइनी ने उदासीनता से कहा। किसे परवाह है? जिसे हो उसे खोज लो। उन्होंने इस साल मेरी मदद के बिना ही हैरी के बारे में काफी भयंकर खबरें लिख डाली हैं, रीटा ने कहा और अपनी गिलास के ऊपर से उसकी तरफ कनखियों से देखा। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, इससे तुम्हें कैसा लगा हैरी? उलझन हुई? परेशानी हुई? गलत समझे जाने का एहसास हुआ? हरमाइनी ने कठोर और स्पष्ट आवाज में कहा। वो नाराज है क्योंकि उसने जादू मंत्री को सच्चाई बताई थी, लेकिन जादू मंत्री इतने मूर्ख हैं कि उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हम्म, तो तुम दरअसल इस बात पर अड़े हुए हो कि तुम जानते हो कौन लौट आया है। रीटा ने अपना गिलास नीचे करते हुए हैरी पर पैनी निगाह डाली, जबकि उसकी उंगली हसरत से मगरमच्छ की खाली बैग के बटन पर जम गई। तुम अपनी बकवास पर अब भी अडिग हो? जो डंबलडोर तुम जानते हो कौन के लौटने के बारे में सबको बता रहे हैं, जिसे सिर्फ तुमने देखा था। सिर्फ मैंने ही नहीं देखा था, हैरी गुर्राया। वहां पर 1 दर्जन प्राणभक्षी भी थे। उनके नाम जानना चाहती हो? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रीटा ने कहा, जो एक बार फिर अपने बैग में कुछ टटोल रही थी और उसकी तरफ ऐसे निहार रही थी जैसे उसने आज तक उससे सुंदर चीज देखी ही ना हो। एक बड़ी हेडलाइन, पॉटर का आरोप। एक सब हेडिंग, हैरी पॉटर के अनुसार प्राणपक्षी अब भी हमारे बीच हैं। और फिर तुम्हारे बड़ी फोटो के नीचे, तुम जानते हो कौन के हमले से बचने वाले 15 वर्षीय किशोर हैरी पॉटर ने कल जादूगर समुदाय के प्रतिष्ठित और शीर्षस्थ सदस्यों पर प्राणभक्षी होने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। तीव्र कथन कलम उसके हाथ में थी और उसके मुंह से आधी दूरी पर थी। तभी उसका खुश चेहरा मुरझा गया। उसने अपनी कलम नीचे करके हरमाइनी की तरफ कहर ढाती नजरों से देखते हुए कहा, लेकिन जाहिर है मिस आदर्श मुझे वो लेख नहीं लिखने देना चाहेंगी, है ना? हरमाइनी ने मीठे अंदाज में कहा। सच तो यह है कि मिस आदर्श यही चाहती हैं। रीटा ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हैरी ने भी ऐसा ही किया। दूसरी तरफ लूना ने अपनी सांस के नीचे सपनीले अंदाज में विजली हमारा राजा है गीत गाया और अपने ड्रिंक को डंडी पर लगे कॉकटेल ओनियन से हिलाया। रीटा ने हरमाइनी से धीमी आवाज में पूछा,
तुम चाहती हो कि वो तुम जानते हो कौन के बारे में जो कहता है मैं उस पर लेख लिखूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, हरमाइनी ने कहा। सच्ची कहानी, सभी तथ्य, वही जो हैरी बताता है, जिन्हें उसने वहां देखा था। वो तुम्हें बताएगा कि वोल्डेमॉर्ट अब कैसा दिखता है। खुद को संभालो, उसने हिकारत से कहा और नैपकिन को टेबल के पार उछाल दिया, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के नाम पर रीटा इतनी बुरी तरह उछली थी कि उसकी फायर विस्की का आधा गिलास उसके कपड़ों पर छलक गया था। रीटा ने अपने गंदे रेनकोट के सामने वाला हिस्सा पोंछा। वो अब भी हरमाइनी को घूर रही थी। फिर उसने कहा, दैनिक जादूगर इसे नहीं छापेगा। शायद तुमने इस तरफ ध्यान न दिया हो, लेकिन कोई भी उसकी इस हवाई कहानी पर यकीन नहीं करता है। सभी मानते हैं कि वो पागलपन भरी बातें करता है। अब अब अगर तुम अपने अपने तरीके से ये लिखने की इजाजत दो, हरमाइनी ने गुस्से से कहा। हमें ये बताने वाला लेख नहीं चाहिए कि हैरी का दिमाग किस तरह चल गया है। तुम्हारी मेहरबानी से ऐसे लेख बहुत पहले छप चुके हैं। मैं उसे सच्चाई बताने का मौका देना चाहती हूँ, रीटा ने ठंडे मन से कहा। उस तरह की खबर का कोई बाजार नहीं है, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। तुम्हारा मतलब है कि दैनिक जादूगर इसे इसलिए नहीं छापेगा क्योंकि फज इसे नहीं छपने देंगे? रीटा ने हरमाइनी को काफी देर तक घूरा। फिर उसकी तरफ झुकते हुए उसने व्यवहारिक अंदाज में कहा, फज दैनिक जादूगर पर नियंत्रण तो कर रहे हैं, लेकिन बात वही है। वे ऐसी कोई खबर नहीं छापेंगे जो हैरी को अच्छी रोशनी में दिखाए। कोई भी इस तरह की खबर नहीं पढ़ना चाहता है। ये सार्वजनिक छवि के खिलाफ है। अज़्काबान से कैदियों के भागने से जादूगर पहले ही काफी चिंतित हैं। लोग तो ये यकीन ही नहीं करना चाहते कि तुम जानते हो कौन लौट आया है, हरमाइनी ने पैने स्वर में कहा। तो दैनिक जादूगर लोगों को वो बताता है जो वे सुनना चाहते हैं, है ना? रीटा स्कीटर दोबारा खड़ी हो गई। उसने अपनी भौहें उठाई और फायर विस्की का गिलास खाली कर दिया। उसने ठंडेपन से कहा, मूर्ख लड़की, दैनिक जादूगर बिक्री के लिए चलता है। मेरे डैडी सोचते हैं कि यह बहुत बेकार अखबार है, लूना ने अप्रत्याशित ढंग से बहस में कूदते हुए कहा। अपनी कॉकटेल अनियन को चूसते हुए वो अपनी बड़ी बड़ी बाहर निकली आंखों से रीटा को निहारती रही। वे महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित करते हैं जो उनके हिसाब से जनता को पता होनी चाहिए। उन्हें पैसे कमाने की परवाह नहीं है। रीटा ने लूना की तरफ हिकारत से देखा। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैडी किसी छोटे गांव का साप्ताहिक अखबार निकालते होंगे। शायद मगलों के साथ मधुर संबंध बनाने के 25 तरीके जैसे लेख छापते होंगे और लाओ तथा उड़ो सेल की अगली तारीखें छापते होंगे। नहीं, लूना ने कहा और अपने अनियन को जिली वाटर में दोबारा डुबाते हुए कहा, वे द क्विबलर के संपादक हैं। रीटा इतनी जमकर हंसी कि पास वाली टेबल के लोग दहशत में उधर देखने लगे। उसने व्यंग से कहा, महत्वपूर्ण खबरें जो जनता को पता होनी चाहिए। हाँ, मैं उस चिथड़े के पन्नों से अपने बगीचे में खाद डाल सकती हूँ, हरमाइनी ने खुशनुमा अंदाज में कहा। टेको, तुम इसकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकती हो, है ना? लूना कहती है कि उसके डैडी को हैरी का इंटरव्यू छापने में बहुत खुशी होगी। वे ही इसे प्रकाशित करेंगे। रीटा ने उन दोनों को एक पल के लिए घूरा, फिर जमकर हंसने लगी। द क्विबलर, उसने खिलखिलाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि अगर उसका इंटरव्यू द क्विबलर में छपेगा तो लोग उसकी बात को गंभीरता से लेंगे? कुछ लोग नहीं लेंगे, हरमाइनी ने सामान्य आवाज में कहा। लेकिन अज़्काबान से कैदियों के फरार होने की जो कहानी दैनिक जादूगर ने बताई है उसमें कई सुराग हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस बात पर हैरान हो रहे होंगे कि जो हुआ है उसका कोई बेहतर स्पष्टीकरण क्यों नहीं है। अगर कोई वैकल्पिक खबर उपलब्ध होगी, भले ही ये एक, उसने लूना की तरफ कनखियों से देखा, एक असामान्य पत्रिका में छपे, तो वे लोग उसे पढ़ना चाहेंगे। रीटा कुछ समय तक कुछ नहीं बोली, बल्कि एक तरफ सिर झुकाकर हरमाइनी को तौलती रही। वो अचानक बोली, ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं ये काम कर दूंगी। मुझे कितनी फीस मिलेगी? लूना सपनीले अंदाज में बोली, मुझे नहीं लगता कि डैडी अपनी पत्रिका में लिखने वालों को पैसे देते हैं। लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सम्मान की बात है, और जाहिर है वे अपना नाम छपा हुआ देखना चाहते हैं। रीटा स्कीटर को देखकर ऐसा लगा जैसे इसके मुंह में कसेला दुर्गंध द्रव भरा हो। वो हरमाइनी की तरफ मुड़ी। मैं ये काम मुफ्त में करूंगी?
हाँ, हरमाइनी ने शांति से घूंट लेते हुए कहा, वरना तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैं अधिकारियों को बता दूंगी कि तुम गैर कानूनी इच्छाधारी नर पशु हो। जाहिर है, दैनिक जादूगर तुम्हें अज़्काबान के अनुभवों के बारे में लिखने के लिए काफी पैसे देगा। रीटा को देखकर ऐसा लगा जैसे वो हरमाइनी के ड्रिंक से बाहर निकलते पेपर अम्ब्रेला को पकड़कर उसकी नाक में घुसाना चाहती हो। रीटा ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई विकल्प है ना? उसने एक बार फिर मगरमच्छ की खाल वाला बैग खोला, उसमें से एक चर्मपत्र बाहर निकाला और अपनी तीव्र कथन कलम उठाई। लूना उत्साह से बोली। रीटा के जबड़े में एक मांसपेशी हिलने लगी। हरमाइनी ने हैरी की तरफ मुड़ते हुए कहा, अच्छा हैरी, जनता की सच्चाई बताने के लिए तैयार हो? हाँ। रीटा को तीव्र कथन कलम तैयार करते हुए देखकर हैरी बोला। हरमाइनी ने अपने गिलास के नीचे से एक चेरी निकालते हुए धीरे से कहा, तो रीटा, शुरू हो जाओ।